तो जहां तक असर है, इफेक्ट है कोल्ड वार का, हम देख सकते हैं ड्यूरिंग कोल्ड वार बाइपोलरिटी emerged, two centers of power were there, two superpowers, two champions of World War II, US and USSR. And these two power centers were the power centers during Cold War. As Cold War was between these very two poles, Western Pole and Communist Pole of East, so two centers of power were there. So we can say bipolarity emerged during Cold War. Bipolarity emerged after World War II till disintegration of USSR. तो ये जो bipolarity रही, two centers of power रहे US and USSR, ये during Cold War रहे, तो वर्ल्ड ने विटनेस किया कि बाइपोलरिटी emerged. और इसके अलावा वर्ल्ड ने ये भी विटनेस किया, ये जो बाइपोलरिटी है ये सिर्फ दो आइडियोलॉजीज नहीं है, बल्कि दो पावर ब्लॉक्स भी है, दो पावर ब्लॉक्स भी है. और कोल्ड वार के दौरान ये भी देखा गया, ये भी हमने जाना कि जो मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस है वो एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज बन गई थी. और जहां तक इनके बीच न्यूक्लियर वेपन्स की रेस है, वो भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वो इंक्रीज होती रही. और जहां तक कोल्ड वार की बात है, ये जो बाइपोलरिटी का फिनोमिनन रहा इन द फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, इसको मैंने आपको बताया दो चैलेंजेस रहे. वन इज नेम. कुछ कंट्रीज आ गई जिन्होंने सोचा कि अभी अभी हम आजाद हुए, हम ना यूएस को ज्वाइन करेंगे ना यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, हम एक अलग महाज बनाएंगे. और वो जो अलग महाज था दैट वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. उसके फाउंडिंग फादर्स थे जवाहरलाल नेहरू, टीटो या क्लोनल नासिर, या बाकी एनक्रुमा था, या इंडोनेशिया से भी सुकार्नो थे. तो ये पांच है और इनमें से तीन मेन फाउंडिंग फादर्स है नेम के. इन्होंने यही सोचा कि रिसेंटली वी गॉट लिबरेटेड फ्रॉम कॉलोनियल फोर्सेस, imperialistic forces. Recently, we achieved independence, and it is not good, it is not fair to once again to lose our freedom and be controlled by a big power. कि हम एक और बार किसी बड़े पावर के तहत नहीं रहेंगे. लिहाजा इन्होंने दूरी अख्तियार की पावर ब्लॉक से. और जब हम नैम को भी डिफाइन करते हैं तो उसमें भी यही आता है, सेपरेशन फ्रॉम पावर पॉलिटिक्स, सेपरेशन फ्रॉम पावर ब्लॉक, सेपरेशन फ्रॉम मिलिट्री ब्लॉक्स. तो नैम की सूरत में एक चैलेंज आ गया कोल्ड वार को. और जहां तक दूसरे चैलेंज की बात है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में भी हमने देखा कि वहां पर जो प्रिंसिपल्स रही, जो डिमांड्स रही साउथ वर्ल्ड की, वहां नॉर्थ साउथ डायलॉग की बात हो रही थी. तो जहां जो वहां पर डिमांड्स रही साउदर्न वर्ल्ड की, थर्ड वर्ल्ड की, वो यही रही कि हमें भी फॉरेन कंट्रीज में, वेस्ट में मार्केट मिलना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज में मार्केट मिलना चाहिए, कम पैसों पे हमें टेक्नोलॉजी भी मिलनी चाहिए, और हमारी जो रॉ मटेरियल्स है, हमारे जो अपने रिसोर्सेज है, उन पे हमारे अपने ऑर्निंग राइट्स होने चाहिए. तो ये उनकी डिमांड्स थी. और उनकी ये भी डिमांड थी कि ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स है, चाहे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, या गैट जो आजकल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तब तो गैट थी, ये सारी चीजें जो है इनकी जो प्रिंसिपल्स है, दोज आर डिस्क्रिमिनेटरी. क्योंकि उनसे ज्यादातर किनका इंटरेस्ट फुलफिल हो जाता है, डेवलप्ड नॉर्थ का, ग्लोबल नॉर्थ का, डेवलप्ड वर्ल्ड का. तो उसके खिलाफ भी उन्होंने वहां पे आवाज उठाई. तो नैम और न्यू की सूरत में दो चैलेंजेस हुए बाइपोलरिटी को. तो जब हम इफेक्ट देखते हैं, असर देखते हैं कोल्ड वार का, उसमें पहले यही आता है, टू पावर ब्लॉक्स. टू पावर ब्लॉक्स के साथ साथ हम कह सकते हैं बाइपोलरिटी इमर्ज्ड. तीसरा हम देख सकते हैं जो वर्ल्ड पीस है, इन ऑर्डर टू रिटेन वर्ल्ड पीस, वो बड़ा मुश्किल हुआ, डिफिकल्ट टू अचीव, डिफिकल्ट टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. न्यूक्लियर वेपन्स रेस इंक्रीज्ड अमंग सुपर पावर्स. इसके अलावा हम देख सकते हैं जो तीसरा महाज आ गया कि बहुत सारी कंट्रीज आ गई जिन्होंने पावर पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की, जिन्होंने पावर ब्लॉक्स ज्वाइन नहीं किए. दैट वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. इसके अलावा जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम था, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम चाहे वो नेटो था या उनके मिलिट्री ग्रुप्स वारसा, सीटो, सेंटो, वो ज्यादा ऑपरेटिव नहीं रहे. ड्यूरिंग कोल्ड वार कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम उतना ऑपरेटिव नहीं रहा. और इसके अलावा हम देख सकते हैं कोल्ड वार की वजह से ही, अगर हम देखेंगे, इससे कोल्ड वार में क्या एक पॉजिटिव इफेक्ट ये रहा कि वर्ल्ड के जो लोग हैं, मैनकाइंड जो है, वो बच गए. किससे बच गए? एन ऑल अराउंड थर्ड वर्ल्ड वार. तीसरी जो आलमी जंग थी वो नहीं हुई कोल्ड वार की वजह से, कोल्ड वार के इवेंट्स की वजह से. तो कोल्ड वार का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुई. तो ये वो मुज़र असरात हैं जो कोल्ड वार की वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखने को मिले. और जहां तक लेटेस्ट की बात है, लेटेस्ट हमने देखना है यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बारे में हमने बात करनी है, या इसके अलावा हमने देखनी है
यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन कैसे हो गई, या यूएसएसआर अगर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसका असर क्या रहा। इसके अलावा हम यहाँ पर को यूरोपियन यूनियन भी देखेंगे, क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, तो उसके बाद वर्ल्ड को जब देखा गया तो वो बाइपोलरिटी जो थी 1945 से 1991 तक, वो चेंज हुई इनटू यूनिपोलरिटी। क्योंकि जब डिसइंटीग्रेशन हुई यूएसएसआर की, डिसइंटीग्रेशन 1991 में हो जाती है, उसके 15 रिपब्लिक्स निकल जाते हैं। वो डिसइंटीग्रेशन क्यों हो जाती है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन इन जनरल मैं ये कह रहा हूं, जब डिसइंटीग्रेशन हुई तब तक, डिसइंटीग्रेशन तक जो था वो था बाइपोलर वर्ल्ड, टू सेंटर्स ऑफ पावर। लेकिन जो ही डिसइंटीग्रेशन हो जाती है 1991 में फाइनली यूएसएसआर की, तब जो बाइपोलरिटी थी, दैट वेरी फिनोमिनन गॉट चेंज्ड इनटू यूनिपोलरिटी। और यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या रहा, सोल सुपर पावर वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि अब सोवियत यूनियन नहीं था, यूएसएसआर नहीं था, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े उसके हो गए और उसके 15 रिपब्लिक्स निकल गए। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद जो फिनोमिनन था बाइपोलरिटी का, टू सेंटर्स ऑफ पावर का, दैट गॉट चेंज्ड इनटू यूनिपोलरिटी और अ सिंगल सेंटर ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जहां तक डिसइंटीग्रेशन की बात है, अगर हम कोल्ड वार के इवेंट्स को देखेंगे, तब आपको याद होगा जब 1979 में सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान हुआ। सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान जब हुआ, तो वहां पर 10 साल ऑलमोस्ट जो सोवियत ट्रूप्स थे वो अफगानिस्तान में रहे। सोवियत यूनियन जो है, जो था पहले प्रायर टू डिसइंटीग्रेशन, बहुत बड़ा ईस्टर्न यूरोप का एरिया था, बहुत सारे इलाके कंट्रीज इसके तहत थे। तो वहां पर उनके रिसोर्सेज में भी वो रिच थे, सोवियत यूनियन के जो बाकी पार्ट्स थे वो भी रिसोर्सेज में रिच थे। लेकिन वहां सब रिसोर्सेज जो भी इलाकों से आते थे, वो रिसोर्सेज इकट्ठा करके उनका जो भी मैक्सिमम जो पोर्शन था वो खर्च किया जाता था मिलिट्री पे, वो ज्यादातर खर्च किया जाता था मिलिट्री पे। उससे क्या असर होता था, एक तो मिलिट्री कहाँ फाइट कर रही थी, वो अफगानिस्तान में इंटरवेंशन कर रहे थे 10 साल तक। तो 10 साल तक अपने इलाकों के रिसोर्सेज इकट्ठा करके मिलिट्री पे खर्च करना, नंबर वन। नंबर टू, जिन इलाकों से आप ये रिसोर्सेज लेते थे, उन इलाकों में क्या होता था, उन इलाकों में जो पॉवर्टी थी वो इंक्रीज हो रही थी, और वो अपने रिसोर्सेज होने के बावजूद डिपेंडेंट बन रहे थे, अपने रिसोर्सेज होने के बावजूद वो डिपेंडेंट बन रहे थे। तो हम कह सकते हैं जो यूएसएसआर में जो ज्यादा फोकस रहा वो ट्रूप्स पे रहा, मिलिट्री पे रहा। मिलिट्री कहाँ थी, देवर ऑन जॉब थ्रू इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। तो वहां पे उन पे ज्यादा खर्चा किया जाता था, और नतीजा क्या निकल रहा था, जो अपने एरियाज थे एक्सेप्ट रशियन सिटी, उनमें ये पॉवर्टी जो थी वो बढ़ रही थी। तो जो सिस्टम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी यूएसएसआर में, वो खत्म हो रही थी। वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो करप्ट हो रही थी। जो वहां इकोनॉमिक्स थी, जो उनका इकोनॉमिक मॉडल था, प्लानिंग थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो स्टैग्नेट हो रहा था, उस पर असरअंदाज हो रही थी। जो ये भी, जो जितने रिसोर्सेज उनके पास थे, उनका जो भी खर्चा आ रहा था वो ज्यादा मिलिट्री पे कर रहे थे। और नतीजे ये हो रहा था, जो यूएसएसआर का अपना सिस्टम था, वहां पर जो कंज्यूमर चीजें थी, जो कंज्यूम हो रही थी, जो लोग कंज्यूम कर रहे थे, उनमें शॉर्टेज हो रहा था। क्यों शॉर्टेज हो रहा था, बिकॉज यू आर शिफ्टिंग दीज वेरी थिंग्स टुवर्ड्स अफगानिस्तान एज योर ट्रूप्स वर देयर थ्रू इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड। तो आप ज्यादातर खर्चा कहाँ पे कर रहे थे, अफगानिस्तान पे कर रहे थे, अपनी ट्रूप्स के लिए कर रहे थे। और नतीजा ये रहा था, जो अपने आपके अपने लोग थे अपनी सिटीज में, वो किसके शिकार थे, कंज्यूमर शॉर्टेजेस इन द मार्केट। कंज्यूमर शॉर्टेजेस इन द मार्केट हो रहा था, और बहुत सारे लोग क्या हो गए, वो सस्पिशियस हो गए, डाउटफुल हो गए अबाउट देयर सिस्टम। तो उनका जो सिस्टम था वो इकोनॉमिकली स्टैग्नेट हो रहा था, वहां इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही थी, वहां जो चीजें थी उनकी शॉर्टेज हो रही थी। इसके अलावा सोवियत यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, जिसको हम कह सकते हैं इन जनरल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर थी, वहां पर जो लोग थे देवर करप्ट, देवर बैंकरप्ट। जो भी वहां पर रिक्रूटमेंट हो रहा था या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, वहां पर सिलेक्शन जो हो रही थी रादर देन मेरिट, वो हो रही थी ऑन प्रेजुडाइसेस। तो वहां पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के साथ साथ वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, और वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी करप्ट थी। और सबसे बड़ी बात जो जिसने असर किया यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन पे, दैट वाज राइजिंग वॉइसेस फॉर लिबरेशन, और राइजिंग वॉइसेस फॉर लिबरेशन इन बाल्कन एंड बाल्टिक एरियाज।
जब हम बाल्कन्स को देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। जब हम बाल्टिक को देखते हैं तो वहाँ 3 कंट्रीज़ आती है। बाल्टिक में 3 कंट्रीज़ आती है, LEL, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया। LEL, लेल, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, ये 3 कंट्रीज़ आती है बाल्टिक में, और बाकी कुछ कंट्रीज़ आती हैं बाल्कान्स में। तो ये वो एरियाज़ थे या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिनमें कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान, तो वहाँ भी ये आवाज़ें जो थी लिबरेशन की, वो बढ़ रही थी। एज़ दीज़ ऑल एरियाज़ वर फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के पार्ट्स थे ये। जब वहाँ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हुई, जब वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो गई, जब वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी, जब वहाँ पर मार्केट में कंज्यूमर शॉर्टेजेस हो रही थी, और लोग भी आराम से देख रहे थे कि जो चीजें हमें अपने हैं वो यहाँ से छीने जाते थे और खर्चा किया जाता था अफगानिस्तान में मौजूद ट्रूप्स पे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था वहां पे लोगों में सस्पिशन अबाउट देयर सिस्टम वो बढ़ रहा था, और धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगी किसके लिए? लिबरेशन की। राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइजिंग वॉइसेस फॉर नेशनलिज्म, राइजिंग वॉइसेस फॉर सॉवरेंटी, राइजिंग वॉइसेस फॉर liberty or liberation amongst Balkans, Baltics and Central Asian republics within Soviet Union, within Soviet Union। तो उस वजह से भी ये जो सोवियत यूनियन है ये धीरे धीरे क्या हो गया? उखड़ने लगा, डिसइंटीग्रेट होने लगा। और उसके बाद इन सब चीजों के बाद एक बड़ा जो चीज है जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन का काज हुआ, डिसइंटीग्रेशन रिजल्ट हुई, और ब्लेम भी किया जाता है उस बंदे को, दैट इज मिखाइल गॉर्बेचोव। मिखाइल गॉर्बेचोव ने कहा, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कुछ टर्म्स दिए थे जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट एंड उस्कोर्नी। तीनों फ्रेंच ये रशियन टर्म्स हैं, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट एंड उस्कोर्नी। तो गोर्बेचो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था वी शुड एलिमिनेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्लॉक्स, वी शुड मेंटेन कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशन विद वेस्टर्न ब्लॉक। हमें फ्रेंडली रिलेशन रखनी चाहिए वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, हमें बढ़ानी चाहिए दोस्ती उनके साथ, हमें अपनी जो मार्केट है वो ओपन रखनी चाहिए, हमें फ्री ट्रेड करना चाहिए, हमें ओपन मार्केट स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी को खत्म करना चाहिए, हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी को तरजीह देनी चाहिए। तो उन्हें 3 टर्म्स दे दिए इन मिड 1980s, 1985 के दौरान। तो पेरेस्ट्रोइका, रिस्ट्रक्चरिंग, नए सिरे से बनाना, ग्लासनोस्ट, ओपनिंग द इकोनॉमी, उस्कोर्नी, इंप्रूव द इकोनॉमी। तो ये 3 टर्म्स वो देता है, और इन 3 टर्म्स के साथ वो चाह रहा था कि वी शुड get closer to the western bloc, to the capitalist and democratic bloc, we should end this distance now forever, we should maintain cordial relations together now। और उसकी वजह से भी उसको ब्लेम किया गया कि उसकी वजह से भी जो उन्होंने ये रिफॉर्म्स किए that were not accepted by all the people in Soviet Union, तो वो उन्होंने गोर्बेचोव ने रिफॉर्म्स किए थे, रिफॉर्मेशन की थी उन्होंने यूएसएसआर में इन 3 टर्म्स के दौरान, जब उसकी हुकूमत का वक्त आ गया, उसकी कुर्सी का वक्त आ, हुक्मरानी का वक्त आ गया था। तो उसने जब ये रिफॉर्म्स किए कि वेस्टर्न ब्लॉक के साथ हम अपनी रिलेशन ठीक करेंगे, इकोनॉमिक मॉडल उनका ऑलमोस्ट फॉलो करेंगे, कम्युनिज्म को ऑलमोस्ट पीछे छोड़ देंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कुर्सी पे वो था, हुक्मरानी उनकी थी, तो आर्डर्स उन्होंने पास कराए थे, और उसकी वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन गया, काज बन गया किसका? सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन का। तो इसमें हम देख सकते हैं जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम की, या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हुई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे थे, खर्चा से रिसोर्सेज कहीं से आते थे और खर्चा किसी और पे हो रहा था, कंज्यूमर शॉर्टेजेस मार्केट में थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो करप्ट थी, और इसके अलावा राइजिंग वॉइसेस फॉर नेशनलिज्म, लिबरेशन और फ्रीडम और सॉवरेंटी इन बाल्कन्स, बाल्टिक एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, या रिफॉर्म्स ऑन द पार्ट ऑफ गोर्बेचोव, ये सारे बनाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग कॉजेस है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के। और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तब उसके कितने रिपब्लिक्स निकलते हैं? 15 रिपब्लिक्स निकलते हैं, और सबसे पहली रिपब्लिक जो आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिथुआनिया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिथुआनिया। तो अगर कभी कभार आपसे पूछा जाएगा कितने रिपब्लिक्स आ गए, तो 15 आ गए, और ये पूछा जाएगा पहली रिपब्लिक कौन थी, तो दैट इज लिथुआनिया, दैट इज लिथुआनिया। या कभी कभार ये भी आता है बाल्टिक में कौन आते हैं, बाल्कान्स में कौन आते हैं, तो जो बाल्कान्स में है बहुत सारी कंट्रीज है, और जो बाल्टिक स्टेट्स है उसमें 3 है। उसके लिए आपने शॉर्ट फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर की, दैट इज LEL, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड लैटविया। उसके बाद जो सिस्टम था सोवियत यूनियन का, जो ये काजेज रहे डिसइंटीग्रेशन के, अब कंसिक्वेंसेस यानी इफेक्ट्स डिसइंटीग्रेशन के क्या रहे?
डिसइंटीग्रेशन तो हो जाती है 1991 के दौरान, तो उसमें कुछ इंटरनेशनल काजेस भी आते हैं, जैसे फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हो जाता है 1989 के दौरान, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी फिर हो जाती है, तो बाकी चीजें भी इसके जिम्मेदार है। लेकिन धीरे धीरे सोवियत यूनियन के जो रिपब्लिक धीरे धीरे बन गए, वहां क्या होने लगा था, उन्होंने रिफॉर्म्स खुद किए थे, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और ये जब डिसइंटीग्रेशन हुई, इसके अब इसके असरात क्या रहे, डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट्स क्या रहे। जब डिसइंटीग्रेशन हुई तो वहां पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गया। सबसे पहली एक वीक, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन होती है डिवीजन ऑफ पावर्स, जिसको हम देखते हैं इंडिया इज फेडरल एज पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, दैट इज फेडरेशन। फेडरेशन स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग सेंटर होता है, स्टेट्स कांट सीट अवे फ्रॉम द सेंटर, वो फेडरेशन में होता है। लेकिन जहां तक बात है सोवियत यूनियन की, डिसइंटीग्रेशन जब होती है तब वहां पर वो बनाते हैं एक कॉन्फेडरेशन। एंड एज फार एज कॉन्फेडरेशन इज कंसर्न, इट इज अ वीक फेडरेशन। ये एक वीक फेडरेशन होती है। वाई? बिकॉज हियर जो ये कॉन्फेडरेशन में मेंबर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज फ्री टू सीट अवे, दे आर ऑलवेज फ्री टू लीव। तो जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गया, वो सोवियत यूनियन में जो डिसइंटीग्रेशन हुई उसमें रशिया आ गया, बेलारूस आ गया और यूक्रेन आ गया। सोवियत यूनियन का रशिया, यूक्रेन और बेलारूस आ गए। इन 3 स्टेट्स ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया 1991 में, इन ऑर्डर टू मेक cooperation together for defense and economic purposes. इसके अलावा later on they were joined by the Central Asian Republics. तो later on they were joined by the Central Asian Republics. तो Commonwealth of Independent States बन जाता है डिसइंटीग्रेशन होने के बाद। और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जब 1991 में बन जाता है, तो इसके इब्तदाई 3 मेंबर्स होते हैं, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन। तो जहां तक बात है दूसरे इफेक्ट्स जो डिसइंटीग्रेशन की वजह से हुए, वो अगर हम देखें तो उसमें आ जाता है, इट लेड टू द एंड ऑफ जो कोल्ड वार कॉन्फ्रेंट्रेशन थी, या जिसको हम बोल सकते हैं एंड ऑफ वर्ल्ड वार कॉन्फ्रेंट्रेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। जब तक डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर नहीं हुआ था, तब तक इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कॉपरेशन कम और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ रहे थे। तो जो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ रहे थे वो इंक्रीज हो रहे थे ड्यूरिंग कोल्ड वार। लेकिन जो ही डिसइंटीग्रेशन हो गई तो एक सेंटर ऑफ पावर खत्म हो गया, यूनिपोलरिटी रह गई, और यूनिपोलरिटी के साथ साथ जो कन्फ्रंटेशन बिटवीन 2 पावर ब्लॉक्स और 2 आइडियोलॉजिस्ट ब्लॉक्स या 2 मिलिट्री ब्लॉक्स थी, वो कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो जब यहाँ पर एक तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाता है, दूसरा ये कन्फ्रंटेशन, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन 2 कोल्ड वार पार्टनर्स खत्म हो जाते हैं, तीसरा जो बाइपोलरिटी है दैट गॉट चेंज्ड इनटू यूनिपोलरिटी। तो जब हम कोल्ड वार का इंपैक्ट देख रहे थे, देयर वाज बाइपोलरिटी, लेकिन जब हम डिसइंटीग्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं, देयर इज यूनिपोलरिटी, देयर इज यूनिपोलरिटी। और जहां तक इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे कम्युनिस्ट मॉडल था या कैपिटलिस्ट मॉडल था, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर किस इकोनॉमिक मॉडल ने डोमिनेट किया? दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गॉट मच डोमिनेटेड after the disintegration of USSR, and that was too supported by international economic institutes like World Bank and IMF. तो World Bank और IMF ने सपोर्ट किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, और धीरे धीरे फिर रशिया से जो सोवियत यूनियन से जो रिपब्लिक्स निकले, उन्होंने भी फिर ये अख्तियार कर लिया, ये ट्रांजिशन किसका? कैपिटलिज्म का। उन्होंने एड्स लिए IMF से, वर्ल्ड बैंक से, जिसको शॉक थेरेपी बोला जाता है, जिसको शॉक थेरेपी बोला जाता है। और जैसे हम काजेस पढ़ रहे थे डिसइंटीग्रेशन में, तब हमने देखा राइजिंग वॉइसेस फॉर नेशनलिज्म, फॉर सॉवरेंटी, फॉर फ्रीडम, फॉर लिबरेशन। तो उसकी वजह से अब हम जब असर देखते हैं, न्यू नेशंस एमर्जेड, न्यू नेशंस वर फॉर्मड, न्यू कंट्रीज एमर्जेड, चाहे वो बाल्टिक में आ गए या बल्कान्स में आ गए या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आ गए। ये भी एक इफेक्ट है यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन का। इसके अलावा जब हम देखते हैं मिलिट्री ग्रुप्स, जब हम कॉमिनफार्म को देख रहे थे, जब हम नेटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट को देखते थे, तो आपको पता है सीटो 1954 से 1977 तक रहा। सेंटो जो एक और वेस्टर्न मिलिट्री ब्लॉक ग्रुप था, वो 1955 से 1979 तक रहा। वार्सा पैक्ट 1955 में बना, नेटो 1949 में बना। नेटो अब भी है, लेकिन जो वार्सा पैक्ट है, वार्सा पैक्ट का जो बनाने वाला जो मास्टर था,
जब वो मास्टर नहीं रहा तो उसका वो मिलिट्री ग्रुप कहाँ रहेगा? व्हेन डिसइंटीग्रेशन टुक प्लेस, अपने आप वहां वार्सा पैक्ट भी खत्म हुआ। तो जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो वार्सा पैक्ट भी नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं एक असर ये भी रहा, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, खासकर नेटो मिलिट्री ग्रुप था, नेटो न्यू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरोपियन यूनियन जो था, they emerged as strong military powers, they emerged as strong regional powers या ग्रुप्स हम कह सकते हैं। तो जहां तक डोमिनेंस की बात है मिलिट्री ग्रुप्स की, वो सारे खत्म हो गए एक्सेप्ट वेस्टर्न मिलिट्री ग्रुप, दैट इज नेटो। तो हमने देखा इसमें काजेज क्या रहे डिसइंटीग्रेशन के, और काजेज के बाद असर क्या रहा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे डिसइंटीग्रेशन के। तो कॉन्सिक्वेंसेज में हमने सबसे पहले ये देखा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गया 1991 में। इसके अलावा वर्ल्ड वार कॉन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग कोल्ड वार जो दो ब्लॉक्स के बीच रही वो खत्म हो गई। तीसरा हमने देखा बाइपोलरिटी जो कोल्ड वार के दौरान थी, डिसइंटीग्रेशन के बाद यूनिपोलरिटी में बदल गई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर दी सोल यूनिपोलर स्टेट और यूनिपोलर पावरफुल स्टेट इन द वर्ल्ड, और पावर सेंटर वो अकेला रह गया आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद हमने ये भी देखा, जहां तक इकोनॉमिक मॉडल की बात है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल डोमिनेटेड, और उनको मदद भी मिली, सपोर्ट भी मिला वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, जो कि दोनों इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा हमने काज में देखा था राइजिंग वॉइसेस फॉर फ्रीडम, लिबरेशन या नेशनलिज्म अमंगेस्ट सोवियत यूनियन स्टेट्स। तो उनकी वजह से वो जो राइजिंग वॉइसेस थे, उनकी वजह से न्यू नेशंस एमर्जेड, न्यू कंट्रीज एमर्जेड, चाहे वो बल्कान्स की बात है या बाल्टिक स्टेट्स की बात है। और जहां तक मिलिट्री ग्रुप्स की बात थी, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन की वजह से ओनली मिलिट्री ग्रुप जो डोमिनेंट रहा दैट इज नेटो। और अगर कोई रीजन स्ट्रांग एमर्ज हुआ, वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एमर्ज एज अ स्ट्रांग रीजनल ग्रुप। तो इसके अलावा हमने इसमें ये भी जाना, जहां तक बात है फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक्स फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन, तो डिसइंटीग्रेशन में जो रिपब्लिक्स आ गए वो कितने आ गए, वो 15 आ गए, और सबसे पहले उनमें आ गया लिथुआनिया, उनमें आ गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है, तो हमने देखा इसमें यूएसआर जो है, यूएसआर की डिसइंटीग्रेशन कैसे हो गई और उसके काजेज क्या रहे, और यूएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद इसका जो असर था इंटरनेशनल रिलेशंस में या रीजनल बेसिस पे, वो क्या असर था, वो भी हमने जान लिया। और जहां तक बात है, अब हमने देखना है जो 1991 के बाद वर्ल्ड आ गया, अल्टरनेटिव सेंटर्स पावर आ जाते हैं, चाहे वो राइजिंग चाइना हो, जापान हो, इंडिया हो, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन हो, आसियान हो। अब इनमें से हमने कुछ पढ़ना है, जैसे अभी हमने अब देखना है यूरोपियन यूनियन की बात हमने करनी है, क्योंकि 1991 के बाद जब देखा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, जैसे आसियान और यूरोपियन यूनियन। लेकिन हमने यहाँ पर देखना है, जो बाइपोलरिटी हमने देखी, बाइपोलरिटी के बाद यूनिपोलरिटी आ जाती है, यूनिपोलरिटी आ जाती है जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है। तो 1991 दिसंबर के दौरान डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड रह जाता है, लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड के साथ धीरे धीरे बाकी पावर्स भी, चाहे वो कंट्री की फॉर्म में हो या रीजनल ग्रुप्स की फॉर्म में हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म में हो, वो बढ़ने लगते हैं। तो उनमें से हमने राइजिंग पावर्स में हमने देखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी हमने जो देखना है वो देखना है हमने यूरोपियन यूनियन। तो जहां तक वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड की बात है, चलो वर्ल्ड वार फर्स्ट की जब बात करते हैं तो वो मोस्टली यूरोप में रहा था, और जहां तक वर्ल्ड वार सेकंड की बात है वो यूरोप के साथ साथ एशिया या अफ्रीकन नेशंस में भी देखने को मिला। इन जनरल हम कह सकते हैं, अगर कोई सबसे ज्यादा बुरी तरह मुतासर हुआ वर्ल्ड वार्स की वजह से, दैट इज यूरोपियन कंटिनेंट, नॉट अदर देन एशियन अफ्रीका। ज्यादा जो जिस पे असर हुआ वो यूरोपियन कंटिनेंट है। हैवी इकोनॉमिक लॉसेस हुए, मटेरियल लॉसेस हुए, मैन पावर लॉसेस हो गए, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स थे वो डैमेज हो गए थे, डिस्ट्रक्शन हो गई थी। और उसके बाद जब ये वर्ल्ड वार सेकंड भी खत्म हो जाता है, फिर ये कोल्ड वार कन्फ्रंटेशन रहती है। लेकिन कोल्ड वार कन्फ्रंटेशन के बैक साइड अगर हम देखेंगे तो यूरोपियन पावर जो थे, यूरोपियन कंट्रीज या सिटीज जो थी, वो आपस में कॉर्डियल रिलेशंस बढ़ाती चली गई, क्योंकि वो अपने सिस्टम को, अपने रीजन को रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे। अपने आपको रिऑर्गेनाइज करके वो अपने रीजन को आप क्या करना चाह रहे थे, रिऑर्गेनाइज कराना चाहते थे। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स आ गए एज फार एज द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन वर कंसर्न, तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स आ गए। तो जैसे हमने देखा कोल्ड वार के दौरान ही
वेस्ट से इनको बहुत ज़्यादा मदद मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूरोपियन इकोनॉमी थी, ख़ास तौर पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी थी, उनको 1947 के दौरान ट्रूमैन डॉक्ट्राइन मिली थी, लेकिन ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का मकसद ज़्यादा ये था कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। लेकिन एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को मिला था एक बड़ा पैकेज मिला था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को इन ऑर्डर टू rebuild their strength in order to prosper and develop. और वो जो इकोनॉमिक पैकेज था ऑन द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दैट वाज मार्शल प्लान। जून 1947 में वो मिला था, और उसी मार्शल प्लान के तहत एक तो वो डेवलप हो रही थी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 1948 में यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाई। तो 1947 में उनको मार्शल प्लान मिल जाता है, इकोनॉमिक पैकेज मिल जाता है ऑन द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू रिबिल्ड द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, टू रिकंस्ट्रक्ट वेस्टर्न यूरोपियन डेवलपमेंट्स, टू मेंटेन प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न यूरोप। तो धीरे धीरे इस मार्शल प्लान जो 1947 जून में मिला था, उसकी वजह से उन्होंने 1948 में क्या बनाया, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वो बनाते हैं 1948 में, टू चैनल एड टू वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। जो एड है वो डायरेक्टली किन स्टेट्स को आएगा, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को। तो उसके लिए उन्होंने वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो ये 1948 में आ जाती है। तो 47 में मार्शल प्लान, 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। लेकिन जहां तक बात है, अब ये जो मेंबर्स थे यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, इनकी जो पॉलिसीज है वो कैसे कोऑर्डिनेट हो जाए, ये एक दूसरे को कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसके लिए उन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, टू कोऑर्डिनेट द पॉलिसीज अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन कोऑपरेशन। उन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई 1949 में। तो 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाने के बाद, सो दैट दे विल कोऑर्डिनेट द पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट्स, 1949 के बाद वो 1952 में एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी करते हैं। 6 मेंबर्स आ जाते हैं यूरोपियन कंटिनेंट में। जो 6 मेंबर्स आते हैं उसमें इटली है, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, वेस्ट जर्मनी और लग्जमबर्ग। तो ये 6 कंट्रीज आती है 1952 में। ये एक ट्रीटी साइन करती है फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में। उस ट्रीटी को नाम दिया ही जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। 6 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री साइन करती है। उसमें इटली आती है, उसमें फ्रांस, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, नीदरलैंड या नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, और लग्जमबर्ग। ये 6 कंट्रीज आती है, और 1952 में ये एक ट्रीटी साइन करते हैं पेरिस में, एंड दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ पेरिस। और उससे क्या बन जाती है, ECSC मतलब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। The European Coal and Steel Community was formed in 1952 among the 6 powers by signing the Treaty of Paris. So in 1952, Treaty of Paris was signed between 6 powers of European continent, 6 countries of European continent. Through that very Treaty of Paris, they formed European Coal and Steel Community. और उसके बाद ये जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है, इसको चेंज किया जाता है 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जब बनती है तो धीरे धीरे इसमें और ज्यादा मेंबर्स आ जाते हैं। तो पहले ये कुछ पावर्स थे वेस्टर्न यूरोप के, धीरे धीरे ये 6 से ज्यादा होने लगे, 10, 14, 15। तो धीरे धीरे जो मेंबरशिप है ये वेस्ट यूरोप से हट के अब सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में भी बढ़ने लगी थी। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हो जाता है 1979 में। एक कॉमन पार्लियामेंट बनाया जाता है। इस कॉमन पार्लियामेंट को कौन बनाते हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी 1957 में, 1979 में यही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कॉमन पार्लियामेंट बनाते हैं अपने मेंबर्स के लिए। ये एक कॉमन पार्लियामेंट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे जनरल असेंबली पार्लियामेंट है, जिस तरह नेशनल लेवल पे एक कंट्री में यूनियन पार्लियामेंट होती है। तो 1979 के दौरान एक पार्लियामेंट बनाते हैं। ये जो कॉमन पार्लियामेंट इनका रहता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी उसको एस्टैब्लिश करती है। इसके अलावा एक और एग्रीमेंट वो करते हैं ड्यूरिंग 1980s। वो जो एग्रीमेंट होता है टू
end the restrictions at the borders, to carry on the free trade, to end the restrictions on visas and passports. फ्री वीजा होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया दैट इन 1980s, दैट इज नोन एज शेंजन एग्रीमेंट। तो शेंजन एग्रीमेंट हो गया यूरोपियन पावर्स के बीच, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के बीच। अभी इसका नाम यूरोपियन यूनियन नहीं पड़ा था। तो 1980s के दौरान ये कॉमन पार्लियामेंट के बनाने के बाद एक वो एग्रीमेंट करते हैं जिसकी वजह से ये आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, एंड दैट इज नोन एज शेंजन एग्रीमेंट। दैट इज नोन एज शेंजन एग्रीमेंट। उसकी वजह से जो बॉर्डर्स पे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी वो खत्म हो गई, फ्री वीजाज, फ्री पासपोर्ट और फ्री ट्रेड होने लगा। दैट इज शेंजन एग्रीमेंट, दैट इज शेंजन एग्रीमेंट। लेकिन फरवरी 1992 में नीदरलैंड्स में एक ट्रीटी साइन की जाती है। जितने भी यूरोप के मेंबर्स होते हैं तब यूरोपियन यूनियन के, एक यूरोपियन यूनियन के नहीं, ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी होती है इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फरवरी 1992 में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट साइन करते हैं नीदरलैंड्स में। तो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट जो इससे पहले ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, अब ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट नीदरलैंड्स में हो जाती है फरवरी 1992 में, और इसी ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट की वजह से इसका जो प्रेजेंट नेम है यूरोपियन यूनियन वो वजूद में आ जाता। तो यूरोपियन यूनियन got established in 1992 through Treaty of Maastricht that was signed in February at Netherlands. तो 1992 के बाद यूरोपियन यूनियन एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से की तरह उभर के सामने आ गई। तो यूरोपियन यूनियन अब एक स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तौर पे सामने आ गई, लेकिन इसकी जो मेंबरशिप है वो भी बढ़ रही थी, धीरे धीरे वो बढ़ रही थी। तो इसके मेंबरशिप में बड़े पावर्स आ गए, जैसे फ्रांस था, इंग्लैंड था। तो यूरोपियन यूनियन ने इससे पहले कॉमन, जो पास्ट में इसका यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नाम था, कॉमन पार्लियामेंट उन्होंने बनाया वीजाज फ्री करने के लिए, बैरियर्स खत्म करने के लिए उन्होंने शेंजन एग्रीमेंट बनाया किया था, और सिंगल मार्केट भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो सिंगल मार्केट, उसके लिए उन्होंने सेम लॉज रखे, यूनिफॉर्म लॉज रहे, जितने भी मेंबर स्टेट्स है यूरोपियन यूनियन के, सिंगल मार्केट उन्होंने बनाया। फॉर एग्जांपल जिस चीज का वैल्यू फ्रांस में जो होगा वही वैल्यू उस चीज का इंग्लैंड में होगा, वही वैल्यू उस चीज का जर्मनी में होगा, वही वैल्यू उस चीज का लग्जमबर्ग में होगा या पोलैंड में होगा। तो ये इन्होंने सिंगल मतलब कॉमन मार्केट भी बनाया। तो कॉमन पार्लियामेंट, शेंजन एग्रीमेंट और कॉमन मार्केट इन्होंने बनाया। तो ये जो शेंजन एग्रीमेंट है इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया, फ्री वीजाज या एबॉलिशन ऑफ पासपोर्ट्स या एबॉलिशन ऑफ बैरियर्स एट द बॉर्डर्स उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने मॉनेटरी यूनियन बनाया, मॉनेटरी यूनियन जिसमें हम कह सकते हैं यूरोजोन वाज एस्टैब्लिश्ड। यूरोजोन, EURO, यूरोजोन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। यूरोजोन जो उन्होंने 1999 में बनाया उसमें 17 कंट्रीज आती हैं। तो 17 कंट्रीज जो आती है उनमें कॉमन करेंसी आती है, दैट इज यूरो। लेकिन ये जो यूरोजोन इन्होंने 1999 में बनाया, 1999 में यूरोजोन इन्होंने बनाया जिसमें 17 कंट्रीज आती हैं, उसमें उन्होंने कॉमन करेंसी जो डाली दैट इज यूरो। तो यूरो को जो उन्होंने एनफोर्स किया एज अ कॉमन करेंसी इन दिस यूरोजोन, वो इन्होंने एनफोर्स किया फ्रॉम 2002। तो 1991 में यूरोजोन बनाते हैं और 2002 में वो वहां से कॉमन करेंसी यूज करते हैं, दैट इज यूरो। क्योंकि अदर मेंबर्स में जैसे पाउंड स्टर्लिंग इंग्लैंड की करेंसी है, या कुछ की क्रोना करेंसी है स्वीडन की, तो वो जो करेंसीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी कंट्रीज की, लेकिन जो मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन है वहां यूरो इज करेंसी। कॉमन मार्केट है, शेंजन एग्रीमेंट है, कॉमन पार्लियामेंट है, तो यूरोजोन है, तो यूरोजोन में 17 मेंबर्स है, तो 17 मेंबर्स की जो करेंसी है दैट इज यूरो। और यूरोजोन 1999 में बनाया, और यूरोजोन में जो कॉमन करेंसी यूरो इन्होंने एस्टैब्लिश की, इंप्लीमेंट की, वो 2002 से इन्होंने की। और अक्रॉस द वर्ल्ड यूरोपियन यूनियन की रिप्रेजेंटेशन भी है, तो डिप्लोमेटिक मिशनस भी इनके हैं, और यूरोपियन यूनियन बहुत सारे कंट्रीज के बीच जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कॉन्सिलिएट करते हैं, नेगोशिएशन कैरी ऑन करते हैं थर्ड पार्टी की तरह। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन है यूरोपियन यूनियन की, खासी अच्छी असरअंदाज वाली रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, ग्रुप ऑफ 8 ग्रोइंग इकोनॉमीज की बात हो, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज की बात हो, या यूनाइटेड नेशंस की बात हो। लेकिन आफ्टर ऑल जब हम यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, यूरोपियन यूनियन का जो असर है वो बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जब हम देखते हैं इसमें 28 मेंबर्स, लेटेस्ट 2019 से बिगिनिंग तक इसमें 28 मेंबर्स थे।
28th मेंबर क्रोएशिया आया था 2013 में, लेकिन रिसेंटली इसमें जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का निकलना, जिसके लिए 2016 में रेफरेंडम हुआ लेकिन एनफोर्स हुआ 2020 में, तो 2020 में 2020 तक ये नेगोशिएशंस होती रही और बिलाखिर यूरोपियन यूनियन से ये जो इंग्लैंड था वो निकल गया, जिसको ब्रेक्जिट बोला जाता है। एग्जिट होता है निकलने का दरवाजा, ब्रेक्जिट ब्रिटिश एग्जिट, एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, वो 2020 में एनफोर्स हुआ। तो जब ब्रेक्जिट यूरोपियन यूनियन से निकलता है उसके बाद इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं, इसके बाद इसमें 27 मेंबर्स रहते हैं। तो 27 मेंबर्स यूरोपियन यूनियन में रहते हैं, इससे पहले इसमें 28 मेंबर्स थे। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर यूरोपियन यूनियन का दबदबा देखेंगे, एक तो इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, ये ट्रेडिंग जोन भी है, इनकी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, इनकी रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब देखेंगे, जब इसके 28 मेंबर्स थे तो वहां 5 वीटो पावर्स में से 2 वीटो पावर्स इन द फॉर्म ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस वो यूरोपियन यूनियन से थे। अब ब्रेक्जिट के बाद अब भी वीटो पावर्स में जो एक वीटो पावर है फ्रांस, वो यूरोपियन यूनियन से है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट से तो 2 है, लेकिन यूरोपियन कॉन्टिनेंट से रशिया भी है, फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स की बात होती है, यूरोपियन यूनियन के असर की बात होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो 28 मेंबर जब थे तब 2 वीटो पावर्स थे, इंग्लैंड और फ्रांस। लेकिन अब ब्रेक्जिट होने के बाद, इंग्लैंड के निकलने के बाद, अब जो यूरोपियन यूनियन का जो असर है इंटरनेशनल लेवल पे, इनके पास एक वीटो पावर अब भी है इन द फॉर्म ऑफ फ्रांस। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन की, इसमें बहुत सारे ये इंस्टीट्यूट्स है, जैसे काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन काउंसिल है, इनका कॉमन पार्लियामेंट है, और इनकी अपनी कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और इनका अपना बैंक है, दैट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, जो मैंने बता दिया, कॉमन पार्लियामेंट उन्होंने बता दिया, दैट इज ऑलवेज इलेक्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years, दैट इज ऑलवेज इलेक्टेड आफ्टर गैप ऑफ 5 years बाय द यूरोपियन सिटीजन्स। तो करंटली जो मेंबरशिप है यूरोपियन यूनियन की वो 27 है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। और जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, मैक्सिमम मेंबर्स में करेंसी जो है वो यूरो है, यूरोजोन है। इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो काउंसिल ऑफ यूरोप है, यूरोपियन काउंसिल है, कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर यूरोपियन यूनियन है, इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है। तो इसकी जो से है, वोटिंग राइट्स है, इंटरनेशनल इफेक्ट इसका जो है वो बड़ा है। यूएन में इसकी से है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज में है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज में है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या आईएमएफ, वहां भी इसका बहुत असर है यूरोपियन यूनियन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन एंड सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन एंड इफेक्ट्स, एज वेल एज हमने कोल्ड वॉर के भी इफेक्ट्स देखे। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट चाइना एंड जापान।